हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 के बारे में, क्योंकि अभी आपको फरवरी में एग्जाम देखने को मिला था वो आपका दिसंबर 2022 का था। अब जो है आपको जून में आपका एग्जाम जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका 2023 का जून वाला पेपर होगा। उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। कि सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपको जो फॉर्म है जून 2023 के, वो आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपके फॉर्म्स कब आएंगे। उसके बाद जो है भाई एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जब आपको एग्जाम डेट पता चल जाती है तो फिर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि हमारे पास 45 दिन है, हमारे पास 40 दिन है, हमारे पास 30 दिन है, हमारे पास 50 दिन है, 60 दिन है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेते हो जब आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम जो है वो कब होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है, प्लस नेट जेआरएफ लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, जेआरएफ लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा। उसके साथ ही बात करें कि एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि एज लिमिट क्या होगी कि नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, प्लस नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और साथ में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि क्या हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे जो है हम जून 2023 में ही नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगा। एग्जाम की हम बात करेंगे कि एग्जाम आपका कब तक होगा। हाँ जी, एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो 13 जून से लेके 20 जून के बीच में होगा। ठीक है, 13 से 20 के बीच में आपका एग्जाम होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो इनके बीच में हो जाएगा। अब जो है ये वाला जो है ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है एनटीए की वेबसाइट को। 5 जनवरी के नोटिस में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम डेट जो है वो जून की बता दी गई थी। ठीक है भाई, कि भाई जून में जो है आपका 13 से 20 के बीच में एग्जाम होगा। तो आपको पता चल गया है कि भाई आपका एग्जाम जो है वो जून के एंड में होने वाला है, जून के मिड में होने वाला है। मिड और जो है आपका इस तरीके से है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो अब आपको टाइम का पता चल गया। अब हम बात करें कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म आपको जल्दी जो है मई के फर्स्ट वीक या अप्रैल के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो है आप समझ सकते हो कि आपको जो फॉर्म्स मिलेंगे देखने को वो आपको मई में मिलेंगे। ठीक है, अप्रैल एंड या मई मई की स्टार्टिंग में आपको फॉर्म जो है वो आपके आउट हो जाएंगे। तो भाई आप आज आपका 24 अप्रैल हो गया है, तो जल्दी आपको एक हफ्ते 10 दिन के बाद आपको आपके जो है नेट के फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि भाई आपका एग्जाम जो है वो 13 से 20 जून के बीच में होने वाला है, प्लस आपके फॉर्म्स कब आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप जो है नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बीटेक है, मतलब कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चों के साथ ये आता है कि क्या बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो बीटेक वाले बच्चे जो है वो नेट के लिए एलिजिबल नहीं होते। बाकी पीजीटी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन नेट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके लिए इनको मास्टर करनी पड़ेगी, यानी कि एमटेक करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे नेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी मैंडेटरी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है उसी सब्जेक्ट में आपको नेट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर सब्जेक्ट में करो। ठीक है भाई, तो ये दो दो पॉइंट क्लियर हो गए। तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैंने बताया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले कई बच्चे बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं कि बीटेक हर जगह एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है और बीटेक वालों को अलाउ कर देते हैं। लेकिन जो है नेट के अंदर जो है बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते, उनको पीजी मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके बाद हम बात कर लें कि भाई आपका जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं
तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि नेट, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो अगर आप जो है नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी, इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी नेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, कभी भी। यानी कि आप 30 के हैं, 25 के हैं, आप 23 के हैं, या फिर जो है आप 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, आप किसी भी एज में नेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। प्लस जो है इसका जो सर्टिफिकेट है, बाकी अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो उनकी वैलिडिटी होती है 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, लेकिन नेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगर आपने एक बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा, ठीक है। कैसे होगा? लाइफ टाइम आपका वैलिड होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं जीआरएफ की, तो जीआरएफ के लिए एज लिमिट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई जो है लिमिट नहीं है, वैसे जीआरएफ के लिए आपको एज लिमिट देनी पड़ेगी। तो अगर हम जो है अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 30 जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, तो इन सबको जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है, इन सबको जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। प्लस अगर मैं बात करूं वुमेन की, तो उनको वुमेन को भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब ये जो वुमेन है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करती हो, चाहे वो ओबीसी में बिलोंग करती हो, चाहे एससी एसटी में बिलोंग करती हो, तो वुमेन सभी को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। प्लस जो अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको अदर जो है, जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, इस तरीके से जो है उनको जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन हम जनरल कैटेगरी के मेल की बात करें तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है। यानी कि आप एक जो है मैन हो और आपको जो है नेट जेआरएफ लेना है तो आपको 30 साल तक जो है वो अपना जेआरएफ निकालना पड़ेगा। अदरवाइज बाद में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जेआरएफ नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये था कुछ मेन आपका नेट और जेआरएफ का। अब मैं बात करूं कि भाई आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो नेट और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं, नेट और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जब ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो फॉर्म आते हैं उसमें जो टॉप 6% होते हैं वो बच्चे नेट को क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी कि टॉप 6% को नेट का सर्टिफिकेट मिलता है और जो टॉप 1% बच्चे होते हैं, जो 1% की कैटेगरी में आते हैं, उनको मिलता है जीआरएफ, ठीक है। तो 1% को जीआरएफ मिलेगा, टॉप 6% को जो है वो नेट मिलता है, ठीक है भाई। अब हम बात करें कि भाई वैसे तो जो है नेट में जो है एनटीए ने क्वालिफाई कर रखा है कि 40% वाला जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है, 40% वाला नेट के जो है वो जो है यहाँ पे मिनिमम जो है उसको 40% तो लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम आपके पेपर की बात करें तो पेपर आपका होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों में जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन, इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, तो 300 नंबर का पेपर होता है। तो मिनिमम जो है आपको क्राइटेरिया पास करने के लिए 120 नंबर लेने ही लेने हैं। अगर आपके 120 से भी कम आए तो वो तो आप मिनिमम क्राइटेरिया भी पास नहीं कर पाओगे, तो 120 तो आपको लेने ही है, जो कि 40% जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए ये 35% है। लेकिन भाई इससे काम नहीं चलता क्योंकि टॉप 6% बच्चों को जो है वो नेट मिलता है, तो ऑब्वियसली जो है हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल जो है वो कट ऑफ जाती है। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मिनिमम अगर आपको नेट और गेट क्वालिफाई करना है तो मिनिमम जो है 160 नंबर, 160 मिनिमम, मैक्सिमम जो है इससे ज्यादा भी 160 से लेकर 170 तक जो है आपका नेट क्वालिफाई होगा। यानी कि ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 10-10 नंबर और डाउन कर सकते हो, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर हम जीआरएफ की बात करें तो जीआरएफ जो है आप देख सकते हो 190 से 210 के बीच में आपको जो है यहाँ पे जीआरएफ मिल जाएगा। समटाइम 180 पे भी आपको जीआरएफ मिल जाता है, डिपेंड करता है
कि भाई कट ऑफ जो है वो क्या गई है। ठीक है भाई, तो 180 से 210 के बीच में, क्योंकि अब की बार जो है कट ऑफ बहुत हाई गई है, यानी कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की तो 206 पे जो है आपका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है, इसलिए मैंने 180 से, और लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 180 में जीआरएफ मिल गया था, तो 180 से 210 के बीच में जीआरएफ मिलेगा आपको, प्लस जो है 155 से लेके 170 के बीच में आपको जो है नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60%, 60 से 60% जो है आपका क्या है नेट का है, प्लस जो है यहाँ पे 60% प्लस 60% से भी कम हो गया, क्योंकि 60% पे 180 मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप मानो 50 to 60%, और यहाँ पे हम मान सकते हैं 60 से लेके 70%। ठीक है भाई, ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो जीआरएफ मिल जाएगा, 50 से 60 के बीच में आते हैं तो आपको नेट मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा और डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा जो है ये आपका जो है कि भाई मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स में आपको नेट और जीआरएफ मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 इंडिविजुअल नहीं होता है, आपको पूरा मिला के होगा, और 3 घंटे का आपको पेपर में टाइम दिया जाएगा, बीच में कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यू 3 घंटे पेपर आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 खत्म हो गया उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पेपर 1 पेपर 2 एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और क्या रह गया, नेगेटिव मार्किंग की, कि भाई नेगेटिव मार्किंग नेट में होती है या नहीं होती है। तो अभी तक आपकी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर चाहें, जो भी जिन बच्चों को नेगेटिव मार्किंग का फोबिया होता है, तो डेफिनेटली जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अपनी एक अच्छी तैयारी अभी से ही कर सकते हो। मे बी जो है इन फ्यूचर जो है, क्योंकि चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कभी कुछ ऐड हो गया, कभी कुछ ऐड हो गया, कभी पैटर्न चेंज हो गया, तो इस तरीके से चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो भाई अगर आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली जो है आप इस बार ट्राई करके अपने नेट या जेआरएफ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था पूरा ऑल अबाउट जो है एक तरीके से नेट के बारे में। अगर आप जो है इसके बाद लास्ट पॉइंट रह गया आपका स्ट्रैटेजी का। अगर आप चाहते हो स्ट्रैटेजी देखना कि भाई क्या प्रॉपर हमारी स्ट्रैटेजी रहे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पेपर 2 हमारा कंप्यूटर साइंस से मैं डिस्कस करवाऊंगी, पेपर 1 में डिस्कस करवाऊंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस किस तरीके से करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एनएस क्लासेस वाले चैनल पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि पेपर 1 पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से 45 से 50 दिन में हम जो है नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कौन से पार्ट में हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना बताया उतना अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई और डाउट है नेट जेआरएफ से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।